महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन। अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अतिमानस सुपर माइंड तथा स्वयं को अतिमानव सुपरमैन में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा द्वारा यह संभव है। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अंधाधुकरण कर रहे हैं, अरविंद का शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा का निर्देश करता है। आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागृति की नितांत आवश्यकता है। V.R. तनेजा के शब्दों में अरविंद का शिक्षा दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी तथा महत्वाकांक्षी की दृष्टि से मानवतावादी है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अपनाना चाहिए। शैक्षिक प्रयोग। राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया। अरविंद को 150 रुपये प्रति माह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अरविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना का विकास किया तथा अपने शिक्षा दर्शन की आधारशिला रखी। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। प्रधानाचार्य का कार्य करते हुए अरविंद अपने लेखन तथा भाषणों द्वारा देशवासियों को प्रेरणा देते हुए राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे। 1908 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अरविंद गिरफ्तार हुए। वह जेल में रहे। उन पर मुकदमा चलाया गया तथा अदालत में दैव योग से उनके मुकदमे की सुनवाई सेशन जज C.P. बीचक्राफ्ट ने की, जो अरविंद के ICS के सहपाठी रह चुके थे तथा अरविंद की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित थे। अरविंद के वकील चित्तरंजन दास ने जज बीचक्राफ्ट से कहा, जब आप अरविंद की बुद्धि से प्रभावित हैं तो यह कैसे संभव है कि अरविंद किसी षड्यंत्र से भाग ले सकते हैं। बीचक्राफ्ट ने अरविंद को जेल से मुक्त कर दिया। योग एवं दर्शन की अभिरुचि। जेल की अवधि में अरविंद ने आध्यात्मिक साधना की तथा उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पूर्व वे 1907 ईस्वी में जब बड़ौदा में थे तो एक प्रसिद्ध योगी विष्णु भास्कर लेले के संपर्क में आए और योग साधना में प्रवृत्त हुए। जेल से मुक्त होकर वे 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी चले गए और उन्होंने अपना जीवन अनंत सत्य की खोज में लगा दिया। सतत साधना द्वारा उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारा का विकास किया। अरविंद की दार्शनिक विचारधारा। अरविंद का शैक्षिक दर्शन तथा अरविंद की दार्शनिक विचारधारा। अरविंद के दर्शन का लक्ष्य उदात्त सत्य का ज्ञान है, जो समग्र जीवन दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में
लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव विशेष स्पेशल बन जाता है, अर्थात वह सत्य रज व तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। अति मानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। समग्र जीवन दृष्टि हेतु अरविंद ने योगाभ्यास पर अधिक बल दिया। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। अरविंद की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि दैवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहस से सामना करना है। अरविंद की दृष्टि में योग कठिन आसन व प्राणायाम का अभ्यास करना भी नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करना तथा मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवी स्वरूप में परिणित करना है। अरविंद ने मस्तिष्क की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार स्तर चित्त, मनस, बुद्धि तथा अंतर्ज्ञान होते हैं, जिनका क्रमशः विकास होता है। अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को अज्ञान से संदेश प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के आरंभ की परिचायक है। अरविंद ने अंतर्ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। अंतर्ज्ञान द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दिशा को पहुंची है। अतः अरविंद का आग्रह है कि शिक्षक को अपने शिष्य की प्रतिभा का नैत्य कार्य द्वारा दमन नहीं करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति से अरविंद का असंतोष इसी कारण था कि उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अरविंद की मस्तिष्क की धारणा की परिणति अतिमानस की कल्पना व उसके अस्तित्व में है। अतिमानस चेतना का उच्च स्तर है तथा दैवी आत्मशक्ति का रूप है। अतिमानस की स्थिति तक शनैः पहुँचना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। अरविंद के अनुसार भारतीय प्रतिभा की 3 विशेषताएं हैं: आत्मज्ञान, सर्वनात्मकता तथा बुद्धिमता। अरविंद ने देशवासियों में इन्हीं प्राचीन आध्यात्मिक शक्तियों के विकास करने का संदेश देकर भारतीय पुनर्जागरण करना चाहा है। अरविंद के शब्दों में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान जैसी उत्कृष्ट उपलब्धि बगैर उच्च कोटि के अनुशासन के अभाव में संभव नहीं हो सकती, जिसमें कि आत्मा व मस्तिष्क की पूर्ण शिक्षा निहित है। इस प्रकार अरविंद के दर्शन की चरम परिणति उनके शैक्षिक दर्शन में होती है। यह अपितु गागर में सागर भरने जैसा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतोष। प्रत्येक दार्शनिक अनंततः एक शिक्षाविद होता है, क्योंकि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, अरविंद के दर्शन की चरम परिणति उनके शिक्षा दर्शन में हुई है। वे वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। उनका कहना था, सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो नवीन अनुसंधान तथा भावी क्रियाकलापों का आरंभ मात्र होता है।
वे आज की शिक्षा पद्धति में भारतीय प्रतिभा की 3 विशेषताओं आध्यात्मिकता, सृजनात्मकता तथा बुद्धिमत्ता का हास्य एवं पतन देखते थे। इस पतन का कारण वे रुग्ण आध्यात्मिकता मानते थे। अरविंद की शिक्षा पद्धति की संकल्पना। अरविंद इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चाहते थे जो विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करे, जो विद्यार्थियों की स्मृति, निर्णय शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करे तथा जिसका माध्यम मातृभाषा हो। अरविंद राष्ट्रीय विचारों के थे, अतः वे शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा अनुसार ढालना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा द्वारा पुनः जागरण का संदेश दिया था। यह पुनः जागरण 3 दिशाओं की ओर उन्मुख होना चाहिए। पहला, प्राचीन आध्यात्म ज्ञान की पुनर्स्थापना। दूसरा, इस अध्यात्म ज्ञान की दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान व विवेचनात्मक ज्ञान में प्रयोग। तथा तीसरा, वर्तमान समस्याओं का भारतीय आत्मज्ञान की दृष्टि से समाधान की खोज तथा अध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना। शिक्षा के लक्ष्य। अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना है। अरविंद के विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों के समान हैं। अरविंद की धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में यह विश्वास जागृत करना है कि मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है तथा वह शनैः शनैः अतिमानव की स्थिति में आ रहा है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित बौद्धिक एवं नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। अरविंद का विश्वास था कि मानव दैवी शक्ति से समन्वित अरविंद का विश्वास था कि मानव दैवी शक्ति से समन्वित है और शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है। इसलिए वे मस्तिष्क को छठी ज्ञानेंद्रिय मानते थे। शिक्षा का प्रयोजन इन 6 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करना सिखाना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए, अन्यथा बालक अपूर्ण तथा एकांगी रह जाएगा। अतः शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अति मानस का उपयोग करना है। पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में अरविंद चाहते थे कि अनेक विषयों का सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों को कुछ चयनित विषयों का ही गहन अध्ययन कराया जाए। वे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते थे, क्योंकि उनका विचार था कि प्रत्येक बालक में इतिहास बोध होता है जो परिकथाओं, खेल व खिलौने के माध्यम से प्रकट होता है। अतः बालकों को अभिरुचि अपने देश के साहित्य एवं इतिहास के प्रति विकसित करनी चाहिए। अरविंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, खोज, विश्लेषण व संश्लेषण करने की प्रवृत्ति होती है। अतः वे विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देते थे। विज्ञान द्वारा मानव प्राकृतिक वातावरण को समझता है तथा उसमें वस्तुनिष्ठ बुद्धि के विकास हेतु अनुशासन आता है। मस्तिष्क को प्रधानता देने के कारण अरविंद पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान विषय को भी सम्मिलित करना चाहते थे, जिससे कि समग्र जीवन दृष्टि विकसित हो सके। इसी उद्देश्य से वे पाठ्यक्रम
में दर्शन एवं तर्कशास्त्र को भी स्थान देते थे। नैतिक शिक्षा। अरविंद बालक के बौद्धिक विकास के साथ उसका नैतिक एवं धार्मिक विकास भी करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि मानव की मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। बौद्धिक शिक्षा जो नैतिक व भावनात्मक प्रगति से रहित हो, मानव के लिए हानिकारक है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता था। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है। नैतिक संसूचन विधि द्वारा दी जानी चाहिए, जिसमें गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक विकास हेतु उत्प्रेरित करे। शिक्षण विधि तथा शिक्षक। अरविंद के अनुसार शिक्षण एक विज्ञान है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आना अनिवार्य है। उनके शब्दों में वास्तविक शिक्षण का प्रथम सिद्धांत है कि कुछ भी पढ़ाना संभव नहीं, अर्थात बाहर से शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर कोई चीज़ न थोपी जाए। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी के मस्तिष्क की क्रिया को ठीक दिशा देनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत अभिवृद्धि एवं योग्यता के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थी को अपनी प्रवृत्ति अर्थात स्वधर्म के अनुसार विश्वास के अवसर मिलने चाहिए। अरविंद मानस अर्थात मस्तिष्क को छठी ज्ञानेंद्रिय मानते थे, जिसके विकास पर वे अधिक बल देते थे। विकसित मानस से सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होता है। योग द्वारा चित्त शुद्धि शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अरविंद की दृष्टि में वही शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर सकता है, जो उपरोक्त विधि से विद्यार्थी का विकास करे। शिक्षित विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क के सही उपयोग द्वारा उनकी पर्यवेक्षण, अवधान, निर्णय तथा स्मरण शक्ति का विकास करने में सहायता करे। शिक्षण बालकों की तर्क शक्ति के विकास द्वारा उनमें अंतर्दृष्टि उत्पन्न करे। अरविंद शिक्षक का महत्व प्रकट करते हुए कहते थे कि शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, वह तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की दिशा भी दिखलाता है। शिक्षा पद्धति की उत्कृष्टता उपयुक्त शिक्षक पर ही निर्भर होती है।